हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शिक्षार्जन एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है भारत की समुद्री सीमाओं के विषय में। आइए जानते हैं भारत की समुद्री सीमाएं, या यूं कहें कि भारत के साथ साथ विश्व के सभी देशों की समुद्री सीमाओं के विषय में इंटरनेशनल लॉ में क्या कानून है। तो उसी के संदर्भ में आज हम बात करेंगे द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन लॉ ऑफ सी 1982 पर। तो आइए समझते हैं किसी भी देश की समुद्री सीमाओं के विस्तार के विषय में। तो फ्रेंड्स, किसी भी देश को 3 प्रकार की समुद्री सीमाएं प्राप्त होती हैं यूनाइटेड नेशंस के इस लॉ के अकॉर्डिंग। इससे पहले हैग कन्वेंशन हुआ था 1930 में। समुद्री विधि को लेकर के कई बार कन्वेंशन हो चुके हैं, लेकिन ये जो हमारा कन्वेंशन है 1982, ये फाइनल कन्वेंशन है। और इसमें सी को लेकर के, समुद्र विधि को लेकर के एक अंतिम प्रारूप दिया गया और समुद्री विधि का संहिताकरण किया गया और समुद्री विधि से संबंधित उपबंधों को इसमें समाविष्ट किया गया। ये एक इंटरनेशनल लॉ है और विश्व के सभी देशों पर लागू होता है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कोई भी लॉ, कोई भी विधि, जब उस विधि का संहिताकरण होता है तो उसका एक क्रम होता है, उसका एक इतिहास होता है। यही इतिहास हमारे इस आज के कन्वेंशनल लॉ ऑफ सी का है, 1982 का है। इससे पहले समुद्र विधि पर इस विधि को संहिताकरण करने के लिए, संहिताकरण का मतलब होता है जो बिखरा हुआ कानून है उसको एकत्रित करना, उसको कोड में लाना। ठीक है। तो इससे पहले हैग अभिसमय हुआ था, हैग कन्वेंशन 1930। और इसके बाद में जो कन्वेंशन हुए थे, संयुक्त राष्ट्र का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था 1957 और 1960 में, लेकिन वह सक्सेसफुल नहीं रहा। इसके बाद में लास्ट कन्वेंशन हुआ था 1982 में, जिसे कि हमने ये बताया है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन लॉ ऑफ सी 1982। ये फाइनल कन्वेंशन था और ये एक सक्सेसफुल कन्वेंशन था। तो फ्रेंड्स, इसी के संदर्भ में हम विश्व के सभी देशों की समुद्री सीमाओं के विस्तार के विषय में जानते हैं। आइए मैप के माध्यम से समझते हैं किसी भी देश की समुद्री सीमाएं कितने विस्तार तक समुद्र में किसी देश को अधिकार प्राप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं हमारे भारत देश का नक्शा। आपको बता दूं, जो बात हम भारत देश के बारे में करेंगे इस सीमा को लेकर के, वही सारे लॉ विश्व के अनेक देशों पर भी लागू होंगे। अमेरिका पर भी लागू होगा, चाइना पर भी लागू होगा, आपके पाकिस्तान पर भी लागू होगा, मलेशिया, कनाडा, ये सब पर लागू होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमने एक उदाहरण के लिए इस नक्शे को लिया है। चाहे तो हम किसी और देश के नक्शे को भी ले सकते थे, लेकिन हमने भारत का नक्शा चुना है। तो आइए समझते हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये भारत का नक्शा है और ये भारत की जलीय सीमा है। आपके ये पश्चिम बंगाल से लेकर के गुजरात तक, इधर पूर्वी साइड में पश्चिम बंगाल से लेकर के पश्चिम में गुजरात तक समुद्र की सीमा लगती है। समुद्र की सीमा, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, 6100 किलोमीटर की हमारी समुद्र की सीमा है। द्वीपों को मिला दें तो 6516 किलोमीटर की होती है। तो फ्रेंड, इसके ऊपर जो सीमा है ये स्थलीय सीमा है। ठीक है। 2 प्रकार की सीमाएं किसी भी देश के पास होती हैं। जरूरी नहीं है कि उस देश के पास जलीय सीमा भी हो, लेकिन थलीय सीमा तो सभी देशों के पास होती है। लेकिन हमारा देश एक प्रायद्वीपीय देश है और इसके पास में बहुत बड़ी समुद्री सीमा है, इसलिए हमें इस लॉ को जानना आवश्यक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक ये हमारा पूर्वी तट है, ये हमारा पश्चिमी तट है। तो आइए समझते हैं, हमें पूर्वी साइड और पश्चिमी साइड, ये जो बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, इसमें हमें कितना अधिकार समुद्र के ऊपर प्राप्त होता है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ। ठीक है। हम इसके संदर्भ में इसको पढ़ रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे तट है। हमने लाइंस को स्पेशली ऐसे जिग-जैग बनाया है आपको बताने के लिए कि किसी भी देश की सीमाएं एकदम सपाट नहीं होती हैं। कहीं 3 किलोमीटर अंदर, कहीं 5 किलोमीटर बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, ऐसी होती रहती है। तो जिग-जैग सीमाएं होती हैं। अगर हम इससे नापेंगे तो हमारी दूरी एक जैसी नहीं आएगी। इसलिए हमें समुद्री मील की दूरी, समुद्री दूरी को मापने के लिए
एक रेखा की जरूरत पड़ती है जिसे हम आधार रेखा के नाम से जानते हैं, और इस आधार रेखा को हम एक जैसी एक सरल सीधी रेखा के रूप में खींचते हैं। तो देखिए, ये हमने पश्चिम बंगाल से लेकर के तमिलनाडु तक एक रेखा खींची। ये बिल्कुल सीधी स्ट्रेट रेखा है। अब यहाँ से हम अपनी दूरी लेंगे, और ये जो हमारा तट है, तट से आधार रेखा तक के बीच की जो दूरी होती है उसको हम आंतरिक क्षेत्र बोलते हैं, आंतरिक जल क्षेत्र। ये जो दूरी है ना, ये वाली दूरी, ये आंतरिक जल क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अब यहाँ से हम इसी प्रकार से हमने इधर ली, इधर भी एक हमने आधार रेखा खींच ली, ये खींच ली, ठीक है। दोनों एक जैसी है, ये जिग-जैग है तट, लेकिन आधार रेखा एकदम स्ट्रेट सीधी है। आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल्स तक, देखिए अब यहाँ समझते हैं, 12 नॉटिकल माइल्स तक ये जो क्षेत्र होता है इसको हम बोलते हैं, पहला इसको हम बोलेंगे टेरिटोरियल सी, टेरिटोरियल सी यानी कि प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, राज्य क्षेत्रीय समुद्र, ठीक है। दूसरा होता है आपका आधार रेखा से 24 किलोमीटर, आधार रेखा से 24 किलोमीटर, ये देखिए इसको भी हमने बनाया, ये 24 किलोमीटर है। आधार रेखा से 24 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्टिजियस जोन, यानी कि कॉन्टिजियस जोन। ये जो क्षेत्र होता है इसको हम हिंदी में बोलेंगे संलग्न क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं आधार रेखा से, ये हमारी आधार रेखा है, आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल्स तक आते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इसको हम बोलेंगे हिंदी में अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो फ्रेंड्स, ये आपने तीनों देख लिया। ये हमारा था राज्य क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार, प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, टेरिटोरियल सी, कॉन्टिजियस जोन, संलग्न क्षेत्र, और एक्सक्लूसिव जोन यानी कि आत्यंतिक क्षेत्राधिकार। तो फ्रेंड्स, अब समझते हैं इनमें हमें कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। किसी भी देश को आधार रेखा से 12 किलोमीटर तक वे सारे अधिकार प्राप्त होते हैं जो एक संप्रभु राष्ट्र को अपनी मुख्य भूमि पर प्राप्त होते हैं। वे सारे कार्य जो अपनी मुख्य भूमि पर कर सकता है कोई भी राष्ट्र, वो सारे कार्य 12 नॉटिकल माइल्स की दूरी तक समुद्र में किए जा सकते हैं बेरोक टोक, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। इसके बाद आते हैं हम 24 नॉटिकल माइल्स पर, जो कि बात करता है कॉन्टिजियस जोन यानी कि संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र में थोड़े अधिकार कम हो जाते हैं, इतने अधिकार नहीं होते जितने 12 नॉटिकल माइल्स में होते हैं। 24 नॉटिकल माइल्स में आपको प्रमुखतः प्रदूषण हटाने के लिए समुद्र की सफाई करने का अधिकार होता है, समुद्र से कर वसूल करने का अधिकार होता है। यदि किसी दूसरी कंट्री का कोई शिप या कोई एरोप्लेन आपके उस कॉन्टिजियस जोन के ऊपर से निकलता है तो संबंधित सरकार को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह उससे कर वसूल कर सकती है। इसके बाद आते हैं हम अपने इकोनॉमिकल जोन में, जो कि एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का मतलब ही होता है आत्यंतिक। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हमें क्या राइट होते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम वैज्ञानिक अनुसंधानों को कर सकते हैं, ठीक है। इस पर हम जो मानव निर्मित द्वीप होते हैं उनको भी बना सकते हैं, लेकिन ये 200 नॉटिकल माइल्स तक अपनी आधार रेखा से, आधार रेखा ये थी, हमने यहां से ली थी, ठीक है। तो 3 प्रकार के हमें क्षेत्राधिकार प्राप्त होते हैं, और ये क्षेत्राधिकार प्राप्त हमें कहां से होते हैं? इनका सोर्स है ये कन्वेंशंस। इसमें हम समझते हैं इस कन्वेंशंस में क्या क्या था। इस कन्वेंशंस में कुल टोटल 320 आर्टिकल्स हैं,
फ्रेंड्स 320 आर्टिकल्स हैं और इसमें आर्टिकल्स को आप हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। हिंदी में लिखो जिससे आपकी समझ में आएगा। अनुच्छेद 19 इसमें परिशिष्ट हैं और 17 इसमें भाग हैं। ये कंप्लीट लॉ है आपका समुद्र विधि पर। समुद्र विधि में क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत और भी बहुत से लॉ होते हैं, उनको सारे लॉ को समुद्र विधि पर कवर किया गया है इस कन्वेंशन के तहत। 19 जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन लॉ ऑफ सी 1982 के अंतर्गत इसे कवर किया गया है। तो इसके आर्टिकल इसमें 320 आर्टिकल है। इसके आर्टिकल आपका ये आर्टिकल 3 हमें पावर देता है। आर्टिकल 3 हमें पावर देता है राज्य क्षेत्रीय समुद्र की, यानी कि प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, यानी कि टेरिटोरियल सी। इसी प्रकार आर्टिकल 33 हमें पावर देता है कॉन्टिजियस जोन की। आर्टिकल 78 हमें पावर देता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की। ये सारी पावर हमें इनसे मिलती हैं। ये जो आधार रेखा थी 12 किलोमीटर्स टेरिटोरियल जोन, 24 नॉटिकल माइल्स कॉन्टिजियस जोन एंड 200 नॉटिकल माइल्स 78 आर्टिकल 78। ये आर्टिकल आपको ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नहीं है, ये आर्टिकल हमारे इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत इस कन्वेंशन के आर्टिकल्स हैं और ये आर्टिकल्स विश्व के सभी देशों पर लागू होते हैं समुद्र विधि के संदर्भ में। तो फ्रेंड्स आपने समझा। हालांकि ये जो आर्टिकल्स हैं आपके एसएससी व्यापम और जो क्लास 3 के जो एग्जाम होते हैं उनमें ये इस प्रकार के आर्टिकल्स नहीं पूछे जाते हैं इंटरनेशनल लॉ से। लेकिन जब कभी आप यूपीएससी मेंस का पेपर लिखते हैं या फिर किसी राज्य के पीएससी का पेपर लिखते हैं मेंस का, तो उस समय अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न आपके समक्ष आता है लिखने के लिए मेंस में, तो आप इन आर्टिकल्स को मेंशन कर सकते हैं और अपने उत्तर को एक अलग रूप से दर्शा सकते हैं और इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट एग्जामिनर के ऊपर पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो है सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठीक है, तो हमने समझा ये हमारा 3 प्रकार का हमें अधिकार प्राप्त होता है। 3 प्रकार के अधिकारता हमें समुद्र में हमें क्या किसी भी देश को प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं आपने सुना होगा इधर हमारा मुंबई है, ये मुंबई है। ठीक है, ये मुंबई का क्षेत्र है, इसके गुजरात के दक्षिण में। ये मुंबई से कुछ किलोमीटर या 200 नॉटिकल माइल्स के दायरे में एक मुंबई हाई के नाम से पेट्रोलियम हमारा संयंत्र लगा हुआ है। हम पेट्रोल प्राप्त करते हैं। मुंबई हाई जो हमारा मुंबई से लगभग 65 किलोमीटर दूर है, वहां से हम भारत का लगभग 60% या भारत का सर्वाधिक पेट्रोल डीजल हम मुंबई हाई से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इकोनॉमिकल जोन में आता है और हम ये कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात बताना मैं भूल गया, वो ये कि ओपन हाई या ओपन सी किसे कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि 200 नॉटिकल माइल्स तक किसी भी देश को अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, 200 के बाद ये जो समुद्र है, 200 के बाद ये जो समुद्र है, इसको हम बोलेंगे ओपन सी या हाई सी। ठीक है, इस पर किसी एक देश कोई दावा नहीं कर सकता है, इस पर सभी देशों का आवागमन मुक्त रूप से हो सकता है। इसी थ्योरी के आधार पर
आप देख रहे हैं अभी वर्तमान में दक्षिण चीन सागर में अमेरिका, भारत, जापान के द्वारा अपने युद्धपोतों को भेजा जा रहा है। अमेरिका, जापान, भारत ऐसे देश है जो किसी भी लॉ को पहले से ब्रीच नहीं करते हैं। एक शांति प्रिय रेपुटेशन वाले देश है। अगर ये किसी भी प्रकार के लॉ का वायलेशन नहीं करते हैं। तो आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि साउथ चाइना सी में भारत, अमेरिका और जापान अपने युद्धपोत क्यों तैनात कर रहे हैं। तो वो इस पॉलिसी के तहत अपने युद्धपोतों को तैनात किए हैं ओपन सी और हाई सी के अंतर्गत, क्योंकि ओपन सी और हाई सी में जाने का हमें अधिकार यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन लॉ ऑफ सी के अंतर्गत प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसी लॉ के अंतर्गत भारत, अमेरिका, जापान दक्षिण चाइना सागर में अपने युद्धपोत उतारे हुए हैं। तो ओपन हाई सी 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर ओपन हाई सी होता है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आते हैं जल डमरू किसे कहते हैं। हमने इसके पहले वाले जो वीडियो लेक्चर को शूट किया था, उस वीडियो लेक्चर में हमने ये बताया था कि 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल क्या होता है, पाक स्ट्रीट, मन्नार की खाड़ी, ये सब कुछ हमने इसमें बताया था। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, अभी हमें आपको बताना है जल डमरू। जल डमरू दो बड़ी वाटर बॉडीज को, ये दो बड़ी वाटर बॉडीज हैं, आप मान लीजिए इन दो बड़ी वाटर बॉडीज को एक सकरा जल का रास्ता आपस में जोड़ता है, उसको हम जल डमरू कहते हैं। जल डमरू कहते हैं, या इसको इंग्लिश में हम स्ट्रेट भी कहते हैं, स्ट्रेट भी कहते हैं। ठीक है, जल डमरू या स्ट्रेट। तो फ्रेंड्स अब ये बताइए आप, ये जो हमारा तमिलनाडु का हिस्सा है ये, ठीक है, तमिलनाडु से ये हमारा श्रीलंका जुड़ा हुआ है। अब ये श्रीलंका और भारत के बीच में जो सकरा रास्ता है जल का, इसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। ये मन्नार की खाड़ी भारत के तमिलनाडु तट को और श्रीलंका को जोड़ने का काम करती है। लेकिन इसमें एक बात और, इधर जो उत्तर का भाग है इसको हम पाक स्टेट के नाम से जानते हैं। पाक स्टेट, जैसा कि स्टेट हमने अभी देखा था कि जल डमरू को हम स्टेट बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में जल डमरू, तो पाक जल डमरू के नाम से जानते हैं। पाक का मतलब यहाँ पाकिस्तान नहीं है, ये जेम्स पाक के नाम पर इसका नाम पाक स्टेट पड़ा हुआ है। ठीक है, और दक्षिणी जो भाग है इसको हम जानते हैं मन्नार की खाड़ी के नाम से, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, तमिलनाडु को जो जोड़ती है जल संधि उसे हम मन्नार की खाड़ी कहते हैं। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है, ये प्रश्न अगर आ जाए तो आपको क्या करना है, तमिलनाडु के दक्षिणी जो भाग है उसको हम मन्नार की खाड़ी कहते हैं, और जो उत्तरी भाग है उसको हम पाक स्टेट कहते हैं। और ये आपको जो नक्शे में दिखाई दे रहा है श्रीलंका, आपको इस प्रकार से इसका आंसर देना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम वे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ खंबात। इसको वे ऑफ बंगाल क्यों कहा जाता है, इसे गल्फ ऑफ खंबात क्यों कहा जाता है, जबकि हिंदी में तो दोनों को बंगाल की खाड़ी और खंबात की खाड़ी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसे वे ऑफ बंगाल इसलिए कहा जाता है, वे शब्द वहां यूज होता है जहां खाड़ी का स्वरूप बड़ा होता है, और गल्फ वहां यूज होता है जहां खाड़ी का स्वरूप छोटा होता है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, बंगाल की खाड़ी एक बड़ी खाड़ी है इसलिए इसका नाम बे ऑफ बंगाल, ये एक छोटी खाड़ी है इसलिए इसका नाम गल्फ ऑफ खंबात। खंबात के नाम से हमें एक बात और याद आती है, यहाँ खंबात में नर्मदा और ताप्ती नदी जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकल करके ये खंबात की खाड़ी में आकर के गिरती है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती, इसी प्रकार से हम क्वेश्चंस को कोरिलेट करते हुए पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो नर्मदा, ताप्ती खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। इधर बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है, ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर्स। गंगा रिवर्स और ब्रह्मपुत्र रिवर्स बंगाल की खाड़ी में, नर्मदा ताप्ती खंबात की खाड़ी में। तो फ्रेंड्स ये हमारा भारत का नक्शा है, और आपको उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर समझ में आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।